नैनपुरा गांव में राशि अपने पति सोमलाल और 2 बच्चों के साथ रहती है। बड़े बेटे का नाम अनिल है और बेटी का नाम कविता है। दोनों बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं। सोमलाल एक अच्छा रिश्ता देखकर कविता की शादी कर देता है। एक दिन राशि सुबह का नाश्ता बना रही थी। अरे कहाँ रह गई भाग्यवान, खाने के लिए कुछ तो ले आओ, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ मुझे नाश्ता मत देना, मेरा लंच पैक कर दो, मुझे देर हो रही है। इतने में राशि खाने की थाली और लंच का टिफिन पैक कर लाती है। जीना हराम करके रख दिया है दोनों बाप बेटों ने। कितनी बार कहा है मैंने, बेटा शादी कर ले शादी कर ले, पर इसके कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती है। इतने में अनिल की दोस्त निधि आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, इतनी सुबह सुबह अनिल को डांट क्यों पड़ रही है? डांट नहीं पड़ेगी तो क्या करूं? ये उम्र चोला चूका करने की थोड़ी है, आराम करने की है। कितनी बार कहा है एक नौकरानी रख लो, पर नहीं, आप तो कोई बहाना बनाकर उसे भगा देती हो और मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। मैंने कब कहा कि नौकरानी ला कर दे? मैं तो चाहती हूँ एक सुंदर सुशील बहू आए जो हम सबका ख्याल रख सके। माँ मैं कामचोर लड़का हूँ, मुझसे कौन शादी करेगी? तुम झूठ क्यों बोलते हो अनिल? तुम इतने अच्छे हो और मेहनती लड़के हो, तुमसे कोई भी लड़की शादी कर लेगी। एक तो माँ दिमाग खराब करके रख देती है और तुम आ जाती हो। मुझसे तुम्हारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, मैं चला ऑफिस। अनिल जैसे ही ऑफिस पहुँचा तभी नौकर आकर उसे कहता है, सर आपको बड़े सर ने बुलाया है। अनिल अंदर आकर देखता है तो सर के पास एक खूबसूरत लड़की बैठी है। उस लड़की का नाम रूबी था। अनिल का सर उसे कहता है, ये मेरी बेटी है रूबी, इसे शहर घुमाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी सर। अनिल और रूबी एक साथ घूमते फिरते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी रूबी कहती है, अनिल मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर तुम बहुत अमीर हो और मैं बहुत गरीब हूँ। अब अमीरी और गरीबी की दीवार कहाँ से आ गई? ये सब छोड़ो, अपने घर वालों से शादी की बात करो। अनिल अपनी माँ से रूबी के बारे में बात करता है। अनिल की माँ शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। रूबी अपने ससुराल में आ जाती है और अगले दिन से सास बहू की खटपट शुरू हो जाती है। आज तो मेरी मनपसंद फिल्म आ रही है, जाकर देखती हूँ। तभी हॉल में जाकर टीवी का रिमोट उठाकर अपनी पसंद की मूवी चला लेती है। ये क्या है वो? तूने आते ही हाथ से रिमोट छीन लिया। कुछ तो इज्जत कर, अपनी सास की इज्जत का पार्ट बाद में पढ़ाते रहना। बुढ़िया मुझे अपने मनपसंद मूवी देखने दो। राशि गुस्से में रसोई में खाना खाने के लिए चली जाती है। जब वह वहाँ जाकर देखती है कि बर्तन तो अभी भी खाली पड़े हैं और उसने कुछ बनाया ही नहीं है। ये क्या हरकत है? आज तुमने खाना नहीं बनाया? चलो जाओ खाना बनाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे वो बुढ़िया, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं खाना बनाऊंगी। आप भी इस घर की बहू बनकर आई थी, समझी ना? आप ही खाना क्यों नहीं बना लेती हो? जब देखो टर टर करती रहती हो, एक घड़ी आराम भी नहीं करने देती है। ऐसे ही रोज किसी न किसी बात को लेकर तू मैं होती रहती है। राशि एक दिन अपने पति और बेटे से कहती है, बस बहुत हुआ, अब मैं नहीं रह सकती इस घर में। मेरी बहू नहीं, मेरी सास बनकर आई है, एक काम नहीं करती। अब या तो रूबी रहेगी या फिर मैं रहूंगी इस घर में। सास आपके जैसी हो तो घर का बंटवारा होना ही ठीक होगा। ठीक कहा वो तुमने, आज तो बंटवारा होना ही चाहिए। इधर मैं अपने पति के साथ रहूंगी, उधर तू अपने पति के साथ रहना। आज तुमने अकलमंदी की बात की है सासू माँ। फिर दोनों सासू बहू अलग अलग रहने लगी। एक दिन रूबी शॉपिंग करने के लिए बाजार जाती है, जहाँ उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं। छोड़ो मेरा हाथ, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। बचाओ बचाओ। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, इतनी सुंदर चीज, चल रानी तुझे रानी बनाऊंगा। दूर खड़ी उसकी सास सब कुछ देख रही थी। तभी वहाँ पर एक डंडा पड़ा था। उसकी सास वो डंडा उठाकर गुंडों के सिर पर मार देती है। गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। राशि बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर रूबी सोचती है, अगर मेरी मम्मी होती तो ऐसे ही मुझे बचाती। मैं कितनी बुरी हूँ जो सास के प्यार को नहीं समझ पाई। वो सीधे अपने सास के पास आकर माफी मांगती है। माँ जी मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा और आपने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। एक ही शर्त पे माफ करूँगी तुझे। हो क्या माँ जी? पहले घर की दीवार हटानी होगी। ठीक है माँ जी। दोनों मिलकर सास बहू घर की दीवार को गिरा देते हैं, जिससे दोनों का बंटवारा खत्म हो जाता है और दोनों साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। सुंदर नगर के जंगल के लोग बहुत सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे। यहाँ सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पर एक बहुत विशाल सांप भी था। ये सांप किसी भी चिड़िया को नहीं खाता था, इसलिए ये सबका दोस्त था। सभी चिड़िया इसे कुछ न कुछ खाने के लिए देते थे, लेकिन पीलू के पास वो रोज आता था और उसके हाथों से वो खाना खाता था। कालू और सुंदरी को ये सांप बिल्कुल पसंद नहीं था। वे लोग इसे कुछ भी खाना नहीं देते थे। ऐसे ही एक दिन जब पीलू चिड़िया उस सांप को खाना दे रही थी,
तभी वहाँ सुंदरी और कालू आते हैं। पीलू, तुम इस मोटे सांप को खाना क्यों दे रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है सुंदरी बहन? तुम तो इसे खाना नहीं देती हो ना? देखो पीलू, एक दिन ये सांप हम सबको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए कह रही हूँ इसे खाना नहीं दिया करो। वैसे भी ये इतना हट्टा खट्टा है, कहीं से भी खाना जुगाड़ कर लेगा। जंगल के लोगों के यहाँ खाना इसे क्यों खाना रहता है? सुनो कालू, सुंदरी, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आता हूँ। मैं चिड़िया नहीं खाता हूँ और पीलू अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार उसको जारी रख रही है। ये बहुत नेक दिल चिड़िया है। तुम्हें फ्री खाना जो दे रही है अच्छी लगेगी ही। सुंदरी, अब मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाली। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें झाड़ू मारूंगी। ऐसा सुनकर सुंदरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन घर पहुँच के वो सोचते हैं कि सांप को कैसे भगाया जाए। वो पीलू अपने आप को क्या समझती है? पूरे गांव वालों को बिगाड़ के रख दी है। उसके पूर्वज उस सांप को खिलाते होंगे, तो हम भी खिलाए क्या? मैं उस सांप के खाने में जुलाब मिला दूंगी, उसका पेट खराब हो जाएगा तो वो खुद ही यहाँ से छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे सोचकर दोनों पति पत्नी पीलू के घर रात में जाते हैं और सांप के खाने में जुलाब मिला देते हैं। अगले दिन सांप आता है और खाना खाकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो अब पीलू के हाथ का खाना नहीं खाता था। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? मेरे पूर्वजों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं सांप से माफी मांगूंगी। आखिर मेरा खाना खाकर उसकी तबीयत खराब हुई है। ऐसे कहकर पीलू नदी पार करके जंगल जाती है और उसे बीमार सांप मिलता है। वो उस सांप का थोड़ा ख्याल रखती है और उसके लिए दवाइयाँ लेकर आती है। बेटी पीलू, तुम सही में बहुत नेक दिल की हो। मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने खाने में कुछ नहीं गड़बड़ की होगी, लेकिन सुंदरी और कालू की बातें मुझे बहुत दुखी करती है। मैं अब से सिर्फ तुम्हारे लिए ही एक दिन आया करूँगा। अब तुम जाओ। पीलू वापस लौट के जंगल वालों को ये बात बताती है। कालू और सुंदरी बहुत गुस्सा करते हैं कि सांप उनके खिलाफ बोला। अगले दिन सांप आता है। सुनो जंगल वालों, नदी में बाढ़ आने वाली है। आज नदी पार करते समय मुझे उसका पानी बढ़ा हुआ दिखा। कल तक गांव डूब जाएगा। अरे झूठ मत बोलो, तुम हमें बाढ़ की खबर देकर एहसान चढ़ा रहे हो क्या, जिसे हम तुम्हें खाना खाने का बंदोबस्त करना है? हाँ, तुम जैसे सांप पर हम भरोसा क्यों करें? ठीक है, जब कल बाढ़ आएगी तब तुम दोनों पति पत्नी यहीं रहना और हम गांव वाले विशाल सांप की पीठ पर बैठकर चले जाएंगे। तुम इस सांप की मदद मत लेना। जाओ जाओ, तुम लोग भाग जाना सांप के साथ। बड़ी आई सांप के घमंड दिखाने वाली। सुबह होते ही बाढ़ के पानी गांव के जंगल में घुस जाता है और पीलू के कहने पर सभी लोग विशाल सांप के ऊपर बैठने लगते हैं। अरे बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ, बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, बाढ़ तो सच में आ गई है। फिर पीलू और विशाल सांप उन दोनों को बचा लेते हैं और सांप उन सबको एक सुरक्षित जगह लेकर चला जाता है। देख कालू, सुंदरी, तुम्हारी बेइज्जती के बाद भी विशाल सांप ने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। हमें माफ कर दो विशाल सांप जी, हम बहुत शर्मिंदा है। हम अब से किसी को भी नीचा नहीं दिखाएंगे और दूसरों की मदद करेंगे। फिर पीलू और गांव वाले सांप को सबकी जान बचाने का धन्यवाद अदा करते हैं और एक दूसरे की मदद करने का सिलसिला जारी रखते हैं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद कालू और सुंदरी भी सांप को रोज खाना देते हैं। अब सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। डायरेक्टर बबलू अपने हीरोइन पीलू और अपने पक्षी ग्रुप के साथ जंगल आता है। पीलू चिड़िया अपनी डायरेक्टर से कहती है, अरे डायरेक्टर साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था इस हॉरर फिल्म का शूटिंग कहीं और करो।
यहाँ पे कितना पोल्यूशन है, मेरी स्किन यहाँ पे खराब हो जाएगी। मैडम, ये जगह हमारी शूटिंग के लिए सबसे अच्छी है। इस फिल्म की स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर डरावनी फीलिंग आएगी, लेकिन अभी भी हमें हमारा हीरो नहीं मिला है। तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स ऑडिशन देने के लिए डायरेक्टर के पास आते हैं। उस भीड़ में कालू कौवा भी ऑडिशन देने के लिए आता है। एक एक करके सभी अपने ऑडिशन देते हैं। सबकी बारी होने के बाद कालू कौवे की बारी आती है। कालू कौवा डायरेक्टर को कुछ एक्टिंग करके दिखाता है। तभी पीलू की नजर कालू पर पड़ती है। पीलू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे ये चंपू काला कौवा यहाँ कैसे आ गया? कितना बदसूरत है, बड़ा आया हीरो बनने। कोई भी आ जाता है हीरो बनने के लिए। सुनो डायरेक्टर, अगर आपने इसको हीरो बनाया, मैं ये फिल्म छोड़ दूंगी। डायरेक्टर कालू को एक्टिंग करने के लिए मना कर देता है। कालू डायरेक्टर से कहता है, साहब एक मौका तो दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। लेकिन डायरेक्टर उसे धक्के मार के सेट से बाहर निकाल देता है। कालू कौवा ये सदमा झेल नहीं पाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पीलू और डायरेक्टर को मिंटू नाम का एक कबूतर मिल जाता है हीरो की रोल के लिए। रात को शूटिंग शुरू होती है। हीरो और हीरोइन तैयार खड़े रहते हैं और डायरेक्टर उनको एक्शन का निर्देश देता है। कैमरा एक्शन। पीलू चिड़िया अपनी डायलॉग बोल रही होती है, सुनिए जी, मुझे अभी के अभी हीरो का हार चाहिए। तभी उसकी आवाज सुनकर कालू कौवे की आत्मा जग जाती है। शूटिंग कर रही है ये हीरोइन, मैं भी देखता हूँ, मुझे भी एक्टिंग करनी है। जब कालू पीलू और बबलू को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। ये तो वही फिल्म है जिससे मुझे इस डायरेक्टर ने और पीलू हीरोइन ने धक्के मार कर निकाला था और उसकी वजह से मेरी मौत हो गई थी। अब मैं इन्हें देखता हूँ। कालू की आत्मा मिंटू के शरीर में घुस जाती है। मिंटू की आंखें लाल हो जाती है और वो पीलू से गुस्से से कहता है, मक्कार चिड़िया, तू अपने आप को समझती क्या है? बिना मेकअप के तू बिल्कुल डायन दिखती है। तेरे बेइज्जती करने के कारण मैं मर गया था। मैं अपनी एक्टिंग के लिए तेरे आगे कितना गिड़गिड़ाया, भीख मांगा। मैं तेरा कितना बड़ा फैन था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। पीलू चिड़िया ये देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ मुझे, मिंटू कबूतर से मुझे बचाओ, मिंटू मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? पीलू बबलू को आवाज देती है, डायरेक्टर साहब बचाइए मुझे। बबलू उसे कहता है, अरे लगता है पीलू मैडम कालू कौवे की आत्मा इसके अंदर आ गई है। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पीलू कहती है, सुनो कालू, तुम मेरे साथ काम करना चाहते थे, मैं तुम्हारी हीरोइन बनने के लिए तैयार हूँ। चलो अब इस फिल्म में एक्टिंग करते हैं। कालू ये बात सुनकर खुश हो जाता है और वो बबलू से कहता है, डायरेक्टर जल्दी से लाइट कैमरा एक्शन बोल। डर के मारे बबलू वही करता है। अब कालू कौवा पीलू चिड़िया के साथ एक्टिंग करता है। वो डांस करता है, बहुत से डायलॉग बोलता है। फिर इस तरह वो फिल्म पूरी हो जाती है और एक बहुत बड़ी हिट हो जाती है। फिर पीलू कालू की आत्मा से कहती है, कालू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें एक्टिंग करने नहीं दी और तुम्हारी बहुत बेइज्जती करी। मैं बहुत घमंडी हो गई थी, इसकी वजह से तुम्हारी जान गई। अब मैं कभी किसी की बेइज्जती नहीं करूंगी और तुम्हें मैं हमेशा याद रखूंगी। पीलू चिड़िया, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है। मेरा एक्टिंग करने का सपना पूरा हो गया है। अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवे की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है।